चलिए शुरू करते हैं। देखो हम लोग पढ़ रहे थे अशोक। अशोक के लास्ट में पढ़ लिए थे हम लोग तेरहवां शिलालेख, जिसमें वर्णन था कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध में हम लोग पढ़ लिए थे। कलिंग की राजधानी थी तोसली, है ना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। ये उसका पहला और अंतिम आक्रमण था। क्लियर हो गए यहाँ तक? चलो आगे पढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन पूछता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के, है ना, 10वें वर्ष क्या किया, 12वें वर्ष क्या किया और 20वें वर्ष क्या किया। ये 3 चीजें पूछती है ना। तो 8वें वर्ष तो पता है कहाँ गया था। 8वें वर्ष कलिंग, है ना। हाँ, 10वें वर्ष कहाँ गया? हाँ, 10वें वर्ष से कहाँ गया? हाँ, तो 10वें वर्ष कहाँ गया था? ये बोध गया। मतलब कलिंग युद्ध के बाद इसको क्या हुआ? पछतावा हुआ। पछतावा होने के बाद फिर ये अपना भ्रमण करना शुरू किया। बात समझे? बात समझ आई? भ्रमण करना शुरू किया, अपने राज्यों को घूमना शुरू किया। घूमना शुरू किया तो वहां पर देखा कि क्या क्या कमी है, क्या क्या चीजें हो रही है। बात समझे? सबसे पहले कहाँ गया? बोध गया। काहे लिए गया? क्योंकि बौद्ध ने अपना लिया था, है ना। तो पहले कहाँ जाना था? बोध गया। तो लिखो 10वें वर्ष कहाँ गया? बोध गया, है ना। 12वें वर्ष, है ना, और 20वें वर्ष ये है ना। अब देखो टाइम का वर्णन नहीं किया है। बात समझ में कि ये अशोक ऐसा नहीं लिखा कि 261 ईसा पूर्व में कहा गया, 259 ईसा पूर्व में कहा गया, है ना, 269 ईसा पूर्व में कहा गया। ये बोला है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें वर्ष। तो इस हिसाब से टाइम को खुद देख लेना कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। बस भाई, हाँ, 69 में राज्याभिषेक हुआ था। और अगर समय पूछ दे तो 69 से 10 में घटा देंगे, हैं कि 10 बढ़ाएंगे, घटाएंगे, है ना। क्योंकि बीसी में चल रहे हैं अभी हम लोग। अभी किसमें चल रहे हैं? बीसी में। तो बीसी में टाइम क्या होता है? समय हमेशा बढ़ेगा, समय बढ़ता है, लेकिन बीसी में डिजिट क्या होते हैं? घटते हैं। क्लियर हो गए? हाँ। तो 12वें वर्ष कहाँ गया था? निगाली सागर, निगाली सागर, है ना। उसके बाद 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या है? बौद्ध का जन्म स्थल, है ना। लुम्बिनी है। बस भाई, हाँ लिखो। देखो एक और जगह तुम लोग को है जो आगे अभिलेख में तुम लोग पढ़ाएंगे, रूमिनदेई, है ना। एक जगह का नाम बताते हैं तुम लोग को। ये जगह इसी से अटैच है, वो है रूमिनदेई। हाँ, तो कुछ कुछ किताब में या कुछ कुछ अभिलेख में लुम्बिनी को रूमिनदेई के नाम से भी जाना गया है। मतलब नम्मा एक जगह एक ही है, लेकिन कुछ कुछ अभिलेख में, बात समझ आई, वहां पर लिखा गया है रूमिनदेई। तो एक तुम लोग को पढ़ाएंगे कि रूमिनदेई अभिलेख कहाँ पर पड़ता है। तो वो पड़ता है नेपाल की तराई में। नेपाल का निचला वाला क्षेत्र को बोलते हैं तराई, पहाड़ के क्षेत्र, नीचे वाले क्षेत्र को, है ना। तो लुम्बिनी भी वही जगह पे है, और वही जगह पे है निगाली सागर। बात समझे? हाँ, ऐसा बोला जाता है कि निगाली सागर जब अशोक गया था तो वहां पर बहुत सारे कुएं भी खदवाए थे, है ना। वहां पर बहुत सारे गांव में, हर एक गांव में 1-2 कुएं भी खदवाए थे। आदेश दिया था खुदवाने का, क्योंकि वहां पीने के पानी की कमी हो गया था। ये पहाड़ी वाला इलाका है। बस माई, चलो लिखो। तो ध्यान रखना, एक आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को रूमिनदेई। तो कंफ्यूज मत होना कि सर रूमिनदेई कौन सा है, लुम्बिनी कौन सा है। लुम्बिनी को ही रूमिनदेई कहते हैं। बस समझी? हाँ। और कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि अगर कहीं बोल दे कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नाम देकर के रूमिनदेई अगर दे दे तो आंसर वही होगा।
रोमनी देई। रोमिन देई, बात समझे। अगर कहीं लोमनी ना दे करके रोमिन देई भी आंसर दे रहा है तो वो आंसर क्या है, सही है। क्लियर, हाँ ध्यान रखना है बातें को। चलो आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अशोक के धम का। ये धम क्या है, हाँ जो देखो, अब अशोक ने जब पूरी जगह यात्राएं की, बहुत सारी यात्राएं की, 3 यात्राएं तो फेमस है इसलिए 3 यात्राएं लिखा है, हर एक जगह वो गया है ना, अपना लगभग क्षेत्र वो घूमा है। बात समझ में आई। ये तो 3 जगह फेमस इसलिए है कि 3 जगह मेन पॉइंट है इसका, क्योंकि लुम्बिनी है जो बुद्ध का जन्म स्थल है ना, निगाली सागर बुद्ध से जुड़ा हुआ है और बोध गया भी बुद्ध से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3 जगह थोड़ा फेमस हो गया है ना। 3 जगह किताब में आप लोग को मिलता है, लेकिन अशोक ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही जगह गया है, घूमा सब जगह है, अपने कार्यकाल में सब जगह घूम घूम के देखता था। हाँ, तो सारे जगह जब घूमा तो इसने एक चीजें गौर की, जो गौर करने वाली ये थी कि कुछ बौद्ध धर्म वाले लोग जैन धर्म वाले से लोग से लड़ रहे हैं, है ना, कुछ जैन धर्म वाले लोग कुछ सनातन वाले से लड़ रहे हैं, शैव वैष्णव में खुद में खटास है, शैव वैष्णव पढ़ा है तुम लोगों ने, हाँ, तो शैव वैष्णव में खुद में खटास हो रहा है, बस हमारी। तो ये सारी चीजें जब होनी शुरू हुई तो उनको लगना शुरू हुआ कि क्यों ना एक ऐसा बीच वाला मार्ग निकाला जाए, है ना। यही काम आगे अकबर भी करेगा भाई, ध्यान रखना, यही काम आगे अकबर भी करेगा, लेकिन वो भी सफल नहीं होगा और ये भी सफल नहीं हुए थे, बस भाई। जैसे इनको लगता है कि हम राजा हैं तो एक अलग धर्म बना सकते हैं, बस हमारी, क्योंकि धर्म बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, धन की, मेरे से धन चाहिए, है ना। अच्छा, तुम लोग कभी सोचे हो कि राम भगवान फेमस क्यों हो गए, भगवान क्यों बन गए? क्योंकि रोमन कुमार नहीं, ध्यान से हरासने के लिए या फिर बुद्ध भगवान क्यों बन गए, या फिर जैन वाले महावीर क्यों बन गए, महावीर भगवान क्यों बने? अब थोड़ा दिमाग में लगाओ, हाँ माइंड थोड़ा दिमाग में लगाओ, थोड़ा घुमाओ दो माइंड को, तो सारे लोगों को कैलकुलेट करो तो सारे लोग एक कॉमन चीजें मिलेगी कि चारों पांचों जो भी जितने भी हैं राजा के बेटे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जैसे पहले सुनो, हम बोल रहे हैं कि कॉमन चीजें निकालो, तीनों चारों में कॉमन चीजें निकालो, तो कॉमन फैक्टर क्या निकलता है? कॉमन फैक्टर यही निकल करके आता है कि ये चारों पांचों जो थे, जो भी नए नए धर्म का आविष्कार किया, फिर जो भी भगवान का दर्जा इनको मिला, तो वो उनको बैकग्राउंड उठा करके देखो तो वो चारों पांचों राजा के बेटे थे, हैं? सिद्धार्थ राजा के बेटे, बुद्ध राजा के बेटे, राम राजा के बेटे, हैं? दशरथ राजा के बेटे, कृष्ण राजा के बेटे, हैं? ईसाई धर्म वाला भी, ईसाई धर्म वाला भी, तो वो भी एक कबीले के मेन सरदार के बेटे हैं। इस्लाम धर्म वाला में तो मोहम्मद साहेब जो थे वो भी एक कबीला के मेन सरदार के बेटे। कॉमन फैक्टर यही निकल के आते हैं ना, अच्छा, आम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं? अरे उसको खाने का चिंता होना शुरू हो जाएगा, घर की चिंता होना शुरू हो जाएगा। अरे तो बात तो ठीक ठाक है ना भाई, मिला जुला करके है। कोई भगवान आम लोग बन, मतलब आम लोग बन भी नहीं सकता है। अभी अगर कोई मान लो कि वैराग्य धारण करना चाहता है तो चलो भाई, कोई बड़ा आदमी का बेटा वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई टेंशन नहीं, चिंताजनक बातें नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे घर हम हट जाएंगे तो हमारे घर परिवार कौन संभालेगा, है नहीं? कैसे टेंशन ले रहे? टेंशन मिलेगा, टेंशन क्या ले रहा है? जब मिलेगा ना तो खतरनाक मिलेगा। शादी मत करना तो लोग, एकदम सही है। हाँ चल, नहीं बातें जो ठीक ठाक है, तो कॉमन फैक्टर ही निकल करके आता है कि चारों और पांचों राजा के बेटे हैं, है ना।
अब इनके पास धन की कमी नहीं है। बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ के निकल गए तो उनको क्या पता था कि उनकी पत्नी कहाँ भटक जाएगी, बेटा कहाँ भटक जाएगा, टेंशन था? उनको पता है कि आराम से रहेंगे घर में, बाद में आएंगे तो मिल भी जाएंगे वो है। राम जी साथ लेकर के चले गए, कोई टेंशन नहीं। ऐसा थोड़ी देख रहे थे कि पीछे कौन हटक जाएगा। हाँ, सबसे पहले तो वही किए, छठ सीता माता जानकी लेकर आई थी। मतलब लौट रहे थे। कहाँ से लौट रहे? आप बताइए कहाँ से लौट रहे थे? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अशोक ने भी यही काम किया था। अशोक ने को लगा कि हम जो है एक अलग धर्म का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि निर्माण करने में सिर्फ और सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक अलग और भी मार्ग है जिसको पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। उसको लगा कि अशोक को लगा कि अरे इतना सारा बड़ा राज तो हमारे कंट्रोल में है, इसको जो कहेंगे वो सुनेगा भी। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। अकबर को भी यही लगा था। अकबर ने एक धर्म बनाया था, उसका नाम था दीन ए इलाही। हाँ सर। हाँ धर्म का मतलब प्रचार करना। हाँ, दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही का मतलब होता है अलग धर्म बनाया था वो। उसमें सारे धर्म के लोग पर बैठकर चर्चाएं करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वो भी सफल नहीं हो पाया, ये भी सफल नहीं हो पाया। लास्ट में ये वाला जो धर्म वाला जो धर्म है, ये आकर के बौद्ध धर्म में विलीन हो गया। हाँ, दीन ए इलाही धर्म जो है वो भी लास्ट में इस्लाम में विलीन हो गया। बस समझ में आई? चलो लिखो। क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने एक अलग धर्म बनाने के प्रयास किया था, उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था धम्म। क्या नाम रखा था? धम्म। हाँ, क्या नाम रखा था? धम्म। अच्छा, धम्म के जो नियम थे बड़ा खतरनाक थे। देखो ऐसा देख लो, धम्म की जानकारी हमको 11वें शिलालेख से मिलती है ना? शिलालेख के 11वें अध्याय से, ये लिख लेना, तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। शिलालेख के 11वें अध्याय से मिलती है। तुम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हो, 11वें शिलालेख नहीं है, 11वें अध्याय है वो है। अशोक ने हाँ एक अलग धर्म बनाने का प्रयास किया। हाँ, उसका नाम रखा धम्म। क्लियर? अगला पॉइंट लिखो कि अशोक के धम्म की जानकारी शिलालेख के 11वें अध्याय से मिलती है। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना यहाँ पर, बहुत सारे लोग हाँ यही वाला करेक्ट कर लेना। थोड़ा सा करेक्ट नहीं करते हो तुम लोग, फिर कंफ्यूज करके मारते हो हमको कि सर 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख करते हो। हाँ, तो थोड़ा गुस्सा आता है हमको बाद में कि भारत खोज वास्को डी गामा ने किया था, सरासर गलत है ना? भारत के समुद्री वो भी नहीं बोल सकते हो, है ना? यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किया था वो सिर्फ, है ना? बस माया तो ऐसा ना, भारत की खोज किसने किया था? मारेंगे फिर वास्को डी गामा। भारत की खोज तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे कौन सा नहीं गलत है? भारत के लिए यूरोप से रास्ते की खोज किया था, वही समुद्री रास्ता की खोज किया था। आए? अरे रहता है तो क्या कर सकते हो, बचपन से तुम लोग को पढ़ाया गया है ना, बचपन से तो पढ़ाया गया हम लोग, अब क्या कर सकते हैं इसका। लेकिन आगे सुधार तो सकते हैं ना। बचपन से गलत पढ़ाए तो क्या जिंदगी में गलत पढ़ते रहेंगे? अब क्या कर सकते हैं, सेट बनाने वाला मूर्ख है तो हम भी मूर्ख हैं, तो फिर अब हमको नंबर लेना है तो मार ले, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर हाँ, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन एग्जाम दे रहा था लड़का, तो उसने लिख भी दिया था एक क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर ही नहीं होगा। भारत की खोज कैसे हो सकता है? खोज उसका होता है जिसका अस्तित्व नहीं है, मतलब खोज उसका होता है। जैसे बल्ब पहले नहीं था तो बल्ब नया बना, उसका खोज हुआ, उसको बोलते हैं खोज होना। अब बल्ब को मरकरी बना देगा तो बोलेगा मरकरी खोज किए हम, नहीं, बल्ब का खोज हो चुका है, लाइट का खोज हो चुका है, उसका आप ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, उसको बदले हैं, वो बदलते है ना। लाल बॉल से बना CFL देखो तुम लोग, एक ऐसे जलेबिनियन आता था, जलेबिनियन घुमा है, ऐसे जलेबिनियन घुमा, हाँ उसको बोलते हैं CFL से बना तुम लोग का LED, है ना। अब LED तो अब इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, छोटा बल्ब बड़ा बल्ब इतना हो गया, कुछ करने का नहीं। अब तो आ गया LED भी नहीं आता, अब नियॉन बल्ब आता
हाँ, एक नया बल्ब आ गया, नियॉन बल्ब, उसमें फिलामेंट की आवश्यकता नहीं होती। लिखो 11वें शिलालेख के शिलालेख के 11वें अध्याय से मिलती है। क्लियर हो गए क्वेश्चन? हाँ, अब देखो, अशोक ने जब धर्म बनाया तो धर्म के प्रचारक होंगे, तो अशोक ने अपने बेटा बेटी और जितना भी मतलब अपने हाँ जितना भी अधिकारी थे सबको धर्म के प्रचार में लगा दिया कि जितना प्रचार कर सको धर्म के। धर्म में नियम निकाला, वो धर्म के नैतिक नियम थे, है ना। धर्म के नैतिक नियम क्या क्या थे बता देते हैं आप लोग को। धर्म के नैतिक नियम थे कि आप सबसे पहले तो चोरी नहीं कर सकते हैं आप, बड़ा खतरनाक दंड था चोरी करने पे। दूसरा, आप गाय का मांस नहीं काट सकते हैं, है ना। तीसरा, ईमानदार रहिए, है ना। हाँ, सत्य बोलिए, यही सब धर्म के नियम है। हाँ, जो लगभग बौद्ध धर्म वाला था, कुछ कुछ बौद्ध धर्म से, कुछ कुछ सनातन से, कुछ कुछ इस्लाम से नहीं, इस्लाम तो ये भी नहीं कहते हैं, कुछ कुछ जैन से, है ना। सबको मिला करके नैतिक नियम बनाया गया था। हाँ, अशोक के धर्म प्रचारक के बारे में बात कर लेते हैं। लिख लो, धर्म प्रचारक। धर्म प्रचारक कौन कौन है? हाँ, और धर्म प्रचारक ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब श्रीलंका तक प्रचार करवाया था अपना। हाँ, लिखो, श्रीलंका कौन गए थे भाई? हाँ, महेंद्र और संघमित्रा, उनका बेटा बेटी, है ना। महेंद्र और संघमित्रा, उनका बेटा बेटी वही है ना रे। हाँ, कश्मीर कौन गया था? कश्मीर कौन गया था? उसका नाम था मझांतिक, है ना। यूनान देश, देख यूनान देश वही बोल रहे हैं जहां से कौन आया था? सिकंदर, है ना, सिकंदर। तो यूनान देश। माँ आधा ज। हाँ, यूनान देश कौन गया था? महारक्षित, महारथित सेनापति था रे। बस मैया, महाराष्ट्र कौन गया था? महाधर्म रक्षित। ये पुरोहित का नाम होता था, बासमाई धर्म रक्षित, बासमारी है। हाँ, आगे बात हुए। मैसूर, मैसूर का पुराना नाम देख क्या है? महिष मंडल, महिष मंडल, महिष मंडल है मैसूर का पुराना नाम। अगर तुम लोग को मैसूर के युद्ध पढ़ाएंगे रे, टीपू सुल्तान वाला, है ना, पढ़ाएंगे ना, मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे ना, मिडाइवल, हाँ मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे तुम लोग, नहीं मॉडर्न में, सॉरी मॉडर्न में तुम लोग को आएंगे तो वहां पढ़ाएंगे तुम लोग को टीपू सुल्तान, है ना, मैसूर। बात समझेंगे? हाँ, मैसूर के संधि, मैसूर का प्रथम युद्ध, मैसूर का द्वितीय युद्ध, है ना। हाँ, तो वहां तुम लोग को मॉडर्न में पढ़ाएंगे। तो मैसूर का पुराना नाम है महिष मंडल, वहां गए थे महादेव, महादेव। देखो, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बात समझी? हाँ, एकदम VVI वाला क्वेश्चन है ये वाला। बाकी उतना याद रखो, कम रखो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जरूर याद रखो। हाँ, कि श्रीलंका किसको भेजा था, ध्यान रखना भाई, बेटा बेटी के। हाँ, अगला है बनवासी। बनवासी नाम है कर्नाटक का, कर्नाटक का नाम है बनवासी। तो बनवासी कौन गया था भाई? रक्षित। रक्षित बोलते थे पुलिस अधिकारी को, बस मई, इसको बोलते थे पुलिस अधिकारी को। हाँ, उपरांतक, उपरांतक, उपरांतक वाला जो देश था वो था तुम्हारा अफगानिस्तान, सिंध, कश्मीर, ये वाला इलाका है, उपरांतक बोलते थे इसको। बात मारिए, तीन अच्छे थे, कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान का सिंध का इलाका, याद रख, दिमाग में डाल, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान का सिंध का इलाका, और तीसरा है तुम्हारा कश्मीर का लेफ्ट का इलाका, बायां साइड का इलाका, उसको बोलते थे उपरांतक। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर हो गए? तो उपरांतक कौन गए थे? वो भी गए थे धर्म रक्षित, धर्म रक्षित। देख, यहां है महाधर्म रक्षित, यहां है धर्म रक्षित, मतलब पुरोहित का एक नीचे वाला पोस्ट,
बस में महापुरोहित, ये पुरोहित, वही वाला कहानी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हिमालय देश, हिमालय देश कहाँ है? तो नेपाल वाला इलाका, दिमाग लगे है। हिमालय, हिमालय देश, हिमालय देश कौन जाते हैं भाई? तो मज्जिम। क्लियर, सॉरी जय रे, हाँ क्लियर हो गए। एक जगह और है स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि बोलते हैं कर्नाटक के इलाका को। कहां के इलाका को? कर्नाटक। लिखो स्वर्ण भूमि। नहीं समझ में आ रहा है? कर्नाटक डाल देना वहां पे तुम लोग, अपना मन है तो। वहां कौन गए थे कर्नाटक में? तो सोना और उत्तरा, सोना और उत्तरा, है ना। देखो अब इसके अलावे अशोक जो था 365 दिन का 256 दिन स्वयं जो है वो घूमता था, प्रचार करता था। बस मई मतलब 365 दिन, 365 दिन में 256 दिन और रातें जो है वो खुद घूमता था। बस मई इसलिए अपना धर्म का प्रचार के लिए। बस मई, चलो लिखो। अशोक स्वयं 256 रातें धर्म की यात्रा पर बिताया था। कितनी रातें? 256 रातें। कौन सी यात्रा पर? धर्म की यात्रा पर बिताया था। हालांकि अशोक का बहुत सारे धर्म की यात्राएं सफल भी हुई, कहीं कहीं सफल नहीं भी हो पाया, लेकिन जितना भी काम किया बहुत जी जान लगा के काम किया। मतलब कहानी हुई हो कि इसने कोचिंग खोला था, उसका पूरा प्रचार करे, जबरदस्त वाला। हाँ, सबको काम पर लगा दिया था। चलो आज अभी देखते हैं हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक के कितने तरह के अभिलेख हैं? अशोक के 14 अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं। अशोक के अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं। तो अशोक के कितने तरह के अभिलेख हैं? तो तुम लोग बताएं 3 तरह के अभिलेख हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? तो पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। ये है ना? हाँ, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। हाँ, शिलालेख में तुमको मिलेंगे बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। हाँ, स्तंभ लेख में वो ऐसा ही मिलेगा तुमको, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। बात समझे? हाँ, और तीसरा है गुहा लेख। गुहा लेख तो अशोक ने जहां जहां गुफाएं हैं वहां वो लिखवाई है, जहां जहां गुफाएं हैं वही वही लिखवाया है वो। तो लिखो अशोक के अभिलेख लिख करके ऊपर 3 कैटेगरी में बांटो उसको, फटाक से बांटना आता है ना, बांटो फटाफट 3 कैटेगरी में। हाँ, अशोक के अभिलेख लिखो, हेडिंग। हाँ, 3 लाइन पारो। कैसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं? बांट लिए? हाँ, और एक पे लिखो सोची शिलालेख। अभिलेख, अभिलेख को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट लिए। हाँ, तो पहला लिखे शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अब शिलालेख की भी 2 कैटेगरी में बांट लो। हाँ, तो पहला है बृहद शिलालेख, है ना। लघु शिलालेख बहुत सारे हैं। देखो अब यहां पर देख, यहां पर चेंज होगा तुम लोग कहानी। बृहद शिलालेख की संख्या 7 है
वो 7 स्थान है ना। और वो बृहत शिलालेख में 14 अध्याय हैं। बात समझ रही है, समझ में आ रहा है। हाँ, वो कितना स्थान पर है, 7 स्थान पर है। और वो बृहत शिलालेख में 14 अध्याय है। मतलब जहां जहां पे वो शिलालेख लगा हुआ है वो 1 2 3 4 14 को ऐसे शिलालेख लगा हुआ होगा वहां पर। और वो 14 में जो पहला पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे, तीसरा पढ़ाएंगे, 14 पढ़ाएंगे, वो अध्याय है, अध्याय बोलते हैं उसको। बात समझ लो, उसी को तुम लोग शिलालेख बोल देते हो। बात समझ गई। लघु शिलालेख की संख्या बहुत सारी जगह पे है ना। तो कहीं पर वो कुछ कुछ अध्याय गायब कर दिया है, कहीं पर 13वां गायब है, कहीं पर 12वां गायब है। हालांकि हर एक शिलालेख में अध्याय वो 11-14 रखा है, ये 10 से ऊपर ही रखा है। जहां जहां शिलालेख की संख्या देखोगे वहां वहां, लेकिन थोड़ा सा पैराग्राफ गायब कर दिया गया। जैसे कलिंग में जो शिलालेख लगे हुए हैं उसमें 13वां शिलालेख गायब कर दिया है। बात समझे। हाँ, इसीलिए उस समय तक बहुत सारे दिन तक वहां भगवान मानते थे, लेकिन जब इतिहास निकलना शुरू हुआ तो फिर वहां के लिए विलेन बन गया। हाँ चलो लिखो। हाँ, अब देखो स्तंभ लेख की बात करते हैं तो स्तंभ लेख में भी सेम है। दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या है 6, जहां पर दीर्घ स्तंभ लेख लिखना। और लघु स्तंभ लेख की संख्या बहुत सारे हैं, कुछ कुछ तो अभी मिले भी नहीं है। बस मारिए, कुछ कुछ जगह पे स्तंभ लेख जो है अभी मिले भी नहीं है ना, अभी खुदाई चालू है। हाँ 6 स्तंभ लेख की संख्या, बृहत स्तंभ लेख की संख्या, बृहत स्तंभ लेख की संख्या 6, और उसमें 7 पैराग्राफ है। बस समझ गई। हाँ, और लघु स्तंभ लेख की संख्या अभी पता नहीं है। हाँ, गुहा लेख की संख्या पता नहीं, जहां जहां गुफाएं हैं सब जगह गुहा लेख लिखवाया है। बात समझे। हर एक गुफा में जहां जहां तुम लोग को दिख रहा होगा पूरा माइंड में 2-3 को तो तुम्हारा बराबर में दिख जाएगा, है ना। राजगीर चले जाओ, फिर चले जाओ गया में कुछ गुफाएं हैं तो वहां भी लिखवाया है। अच्छा, गुफा क्यों बनवाया था, तो गुफा बनवाया था ये जो है, हाँ, किसके ठहरने के लिए, आजीवकों को ठहरने के लिए। आजीवक संप्रदाय के लोग जो थे, जो मोगली पुत्र मोगली पुत्र गोसाल ने जो शुरू किया था, तो वो आजीवक जो थे, आजीवक वाला थोड़े से अलग प्रकार के लोग हैं, वो नंगे रहते हैं वो लोग, है ना। उन लोग के हाथ में एक मोर देखोगे। देखो जैन धर्म जो है 2 कैटेगरी में बटा, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। दिगंबर वाले को भी 2 कैटेगरी बटा, एक आजीवक और एक जीवक। हाँ, दिगंबर वाले भी 2 कैटेगरी में बटे, वो आजीवक और जीवक। तो दिगंबर वाले हमेशा नंगे रहते हैं, है ना, तो आजीवक वाले भी नंगे रहना शुरू कर दिए। तो ज्यादा मात्रा में आजीवक वाले लोग यहाँ घूमते रहते थे। तो उसी को रुकने के लिए, रहने के लिए अशोक ने क्या किया, गुफा बनवा दिया कि नंगे धरंग घूमते रहते हो, जाओ गुफा में रहो आराम से, चुपचाप से वहीं पर पड़े रहना, जो करना वहीं पे करना, खाना पाना भिजवा देंगे यहाँ से, है ना। दारू पी के पड़ रहे लगता है सतोजा गाँव मिलता है, तू ही बेचता है। लिखो। हाँ, अब आगे कहानी आएगा कि ये शिलालेख की खोज जो है किस व्यक्ति ने किया था। तो एक अंग्रेज है, उसका नाम है टी पैंथलर। बात समझी। जो पहला शिलालेख इसको मिला उसका नाम था टी पैंथलर। लिखो, खोज किसने किया है, टी पैंथलर, टी पैंथलर। हाँ, टी पैंथलर ने खोज किया था 1750 ईस्वी में। बस समझी, 1750 ईस्वी में खोज किया, है ना। और एक सबसे पहले अभिलेख कहाँ मिला था, तो सबसे पहला जो अभिलेख मिला था वो मिला था तुम्हारा सांची में। सांची एमपी वाला इलाका में पड़ता है, वहां पर पहला अभिलेख मिला था। ध्यान रखना, माइंड में रखना, इसको लिखा नहीं रहा लेकिन माइंड में रखना। कहाँ, सांची। तुम लोग बताओगे सांची का स्तूप कितना रुपया के नोट पर है, 200 का। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा, 100 रुपया वाला को चाहिए, हाथी। अच्छा, मंगलयान, लाल किला, रानी कबाब। रानी कबाब, रानी कबाब कहाँ है, किस राज्य में,
हाँ, कहाँ है? एमपी में। एमपी में। रानी का बाग, वो एक बाग है, रानी का बाग एमपी में, राजस्थान में। कहाँ है? बाग माने होता है बाग, बाग माने बगीचा। हाँ बस, अपने ससुर के नाम से मतलब हाँ एकदम सही। लिखो, टी पैंथला ने खोज किया था, लेकिन बहुत दिनों तक इसको पढ़ा नहीं गया क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी और लैंग्वेज उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया था। तो पढ़ा गया कब? 1837 ईस्वी में। एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसिपे, जेम्स प्रिंसिपे ने इसको पढ़ा। कौन सी पढ़ा? शिलालेख को पढ़ा, है ना, 1837। क्लियर? जेम्स प्रिंसिपे ने जब इसको पढ़ा तो ये कौन सी भाषा में था? तो पहला जो शिलालेख मिला था, क्वेश्चन ध्यान रखना माइंड में, लास्ट टाइम टीचर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसिपे ने जो शिलालेख पढ़े थे वो पढ़े थे ब्राह्मणी लिपि में। हालांकि कितनी लिपि में शिलालेख है हमारी? हैं? कितनी लिपि में है रे? तुम लोग बताए थे? ब्राह्मणी, खरोष्ठी, पाकिस्तान में, अरमाइक, अरमाइक और ग्रीक, है ना। ब्राह्मणी भारत में है, पाकिस्तान ये पाकिस्तान के इलाका में वर्तमान में, अगर है ना, अफगान। और ये ग्रीक जो है वर्तमान अफगान में नहीं, इसको मिडिल ईस्ट का भाषा बोलते हैं। यूनान में। हाँ हाँ, दोनों बताए थे, लेकिन अफगानिस्तान की भाषा है और मिडिल ईस्ट की भाषा है। और अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में काहे बोल रहे हैं? क्योंकि यूनान देश जब सोना और उत्तरा गए थे, ध्यान रखना, तुम लोग कहानी सुनाते, सोना उत्तरा जब गए थे तो वहां पर एक छोटा सा अभिलेख लिखवा करके आए हैं यूनान देश में, है ना। तो वो भाषा है जो ग्रीक में लिखी गई है। बस मई वो ट्रांसलेट मिलता है, मात्र एक ही अभिलेख मिलता है। लेकिन चूंकि अशोक का बॉर्डर अफगानिस्तान तक ही था, तो वो भाषा को अफगानिस्तान के लेफ्ट वाला जो बॉर्डर है ना, बायां साइड का पश्चिम वाला बॉर्डर, वहां पर ज्यादा लोग ग्रीक भाषा को मानते थे, समझते थे, सुनते थे, मतलब बोलने चालू भाषा ग्रीक ही थी। तो इसीलिए वहां तक तुमको ग्रीक वाला मिलेगा और कुछ मिलेगा अरमाइक वाला। तो अफगानिस्तान और सिंध तक का इलाका को देखोगे, यहाँ तक का इलाका, तो वो तुमको मिलेगा अरमाइक। बात में पाकिस्तान तक में मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में जब पूर्वी क्षेत्र में घुसोगे और उत्तर वाले क्षेत्र में, तो वहां तुमको मिलेगा खरोष्टी भाषा। और यही खरोष्टी भाषा बाद में तुमको उर्दू में तब्दील हो जाएगा। बस भाई, खरोष्टी भाषा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और पूछता है, खरोष्टी कौन सी भाषा को दाहिने से बाएं लिखी जाती है? तो खरोष्टी को, है ना। और एक उर्दू को, उर्दू को उल्टा लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, बाएं से दाएं। हाँ, उन लोग इन्हें से नहीं लिखता है ना, उन लोग काम ही उल्टा उल्टा करता है। हाँ, हम लोग पहनते हैं फुल पैंट, उन लोग पहनता है हाफ पैंट, इतना उल्टा पहनेगा। हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, ये भी लिख लो अफगान, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो भाषाएं अफगानिस्तान से मिली है ज्यादातर मात्रा में। क्लियर हो गए यहाँ तक? कल हम लोग बात करेंगे बृहत शिलालेख जो 7 स्थानों पर है ना, उस 7 स्थानों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि उसके में 14 अध्याय जो है वो कौन कौन से। तो तुम लोग ध्यान रखना कितने स्थान पर हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा तुम लोग को। एक क्वेश्चन और पूछ दिया था कि टोटल शिलालेख की संख्या कितना से अधिक है। ये हम एक सेट में देखे होते क्वेश्चन कि टोटल शिलालेख की संख्या कितना से अधिक है, मतलब लमसम पूछा है, क्वेश्चन पूछा हुआ लमसम की मात्रा में कितना से अधिक है। तो शिलालेख 14 मार्क आओगे तुम लोग दिमाग उनके, है ना। 33 प्लस है, जो 7 को ही है तो समझ ले कि अनुमान लगा ले 33 माइनस 7 कितना हुआ? 26। हाँ, तो मान के चल के लघु वाला जो है कितना है? 26 और 7 को बृहत है, तो कितना हो गया? 33, है ना। तो ध्यान में रखना 33 स्थानों पर की बात कर रहे हैं हम, है ना। और वो अध्याय की बात कर रहा है 14। हाँ, बात समझिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया, टीचर में पूछा गया, टीचर वाला सेट में देख रहे थे हम। टीचर वाला इसने क्वेश्चन नहीं निकालता है, एंशिएंट हिस्ट्री से खतरनाक क्वेश्चन निकलता है टीचर वाला है। ठीक है, कल तुम लोग को ये वाला सुनेंगे हम। हाँ